फर्स्ट आउट हमारे पास है, ओल्ड का 28 है और न्यू का 27 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी है, न्यू बुक में भी नाम, दो पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 160 एंड 140, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस है, ए एंड बी के ड्राइंग्स हमें दी हुई है। पार्टनरशिप डीड ने कहा 10% इंटरेस्ट हमने ओपनिंग कैपिटल पे दिया है। हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये क्लोजिंग कैपिटल है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब आगे की कहानी, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट प्रॉफिट्स 90,000। प्रॉफिट्स हमारे पास 90,000 है, ये नहीं बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, कैसे निकालें। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स पहले कर लेते हैं। कंबाइंड कैपिटल कितनी है ए और बी की, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है, 160 प्लस 140, थ्री लाख हो गई। ड्राइंग्स कितनी कितनी हमें बोली है, 30,000 ईच बोली है। ठीक है, एंड ड्राइंग 30,000 ईच मतलब 60, और प्रॉफिट्स जो उनको 90,000, तो यानी कि ये हमारी 270 कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल हो गई। ये कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, इस पे हमने इंटरेस्ट लगाया, नहीं अब ये कंबाइंड आ गई ना, प्रॉफिट माइनस कर दिया ना। ठीक है, तो अब जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो 2,70,000 पे डायरेक्ट 10% लग गया। ये तो हमारा, हमें अलग अलग अभी नहीं पता प्रॉफिट, अभी हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअली में है वो क्या होगा, इस 90,000 में, इस 90 में तो ये इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ ना, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। अगर इसमें माइनस नहीं हुआ तो यानी कि इस कैपिटल पे भी नहीं हुआ माइनस, समझ रहे हो। अगर हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो इसका मतलब जो कैपिटल आई उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमारे पास इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस नहीं है, अगर यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ तो कैपिटल में भी एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक। अगर इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है अभी तक, तो ये तो वो है जो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हुई नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास 27,000 इंटरेस्ट आ गया, इसमें अब हम इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ गया 63,000। ये कैपिटल ऑफ ये इंटरेस्ट के बाद वाला प्रॉफिट आ गया, मतलब ये आया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या रेशियो है इनकी 3:2, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 12,600 37,800, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैपिटल इन द बिगिनिंग। अब हमारे पास जो बात आई वो क्या आई, ए और बी क्लोजिंग कैपिटल, अब अलग अलग करेंगे, 160, 140, एड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स है 30,
37,800, 25,200। अब जो ये कैपिटल आएगी, क्योंकि अब हम इंटरेस्ट एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब जो कैपिटल आएगी वो आएगी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के। यानी कि इसमें से हमने 7800 माइनस किया तो 152,200 है ना, और इसमें से हमने माइनस किया, ऐड किया सॉरी 4800 तो 144,800। प्रॉफिट्स में से माइनस किया है ना, कैपिटल में तो है ना अभी इंक्लूडेड। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये प्रॉफिट है, ये ड्राइंग्स हैं और ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इन दोनों को मिला के आई ना, इन दोनों को मिला के तो आई बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल अकाउंट ऐसा ही होता है ना, कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट्स है, इधर ड्राइंग्स है और क्लोजिंग बैलेंस है। हमें ड्राइंग्स दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ओपनिंग बैलेंस प्लस आईओसी आया ना, तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस प्लस आईओसी आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी? 152,200 अपॉन कितना इंटरेस्ट है? 10%। 110 इंटू 100। कल बताया था ना मैंने कि अगर तुम्हें कैपिटल निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, अगर इंटरेस्ट निकालना होता है इसमें तो 10/110 कर देते। अगर वो ये कहते कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10/110 कर देते, क्योंकि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 110। अगर 100 ओपनिंग कैपिटल है, 10 इंटरेस्ट है। अगर 100 ओपनिंग कैपिटल है और 10 रुपीज का इंटरेस्ट है, सो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 110। अब अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो मैं 100/110 कर दूं, तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगी, ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अगर मुझे आईओसी निकालना है तो 152,200 इंटू 10/110, 144,800 इंटू 10, जो भी निकालना है वो कर दो। हमें 110 की वैल्यू मिल गई, जैसे लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में हमें 108 की वैल्यू मिल गई थी, ऐसे ही हमें 110 की वैल्यू मिल गई। और हमें जो निकालना है वो निकाल देंगे। तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, ये प्रोसेस क्यों करना पड़ा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें ये तो बोल दिया ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये भी बोल दिया कि इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो प्रॉफिट दिया है वो बिना इंटरेस्ट का दिया है। अब अगर प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट का दिया है तो हमारी ओपनिंग कैपिटल भी बिना इंटरेस्ट के आ गई। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल अगर ये आ गई तो हमने इस पे इंटरेस्ट का माइंड लगाया। इंडिविजुअल हम इसलिए नहीं कर पाए यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो में फर्क आ जाता। अगर इक्वल होता ना तो हमें ये प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वल रेशियो नहीं थी इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अगर हमारी कैपिटल भी इक्वल होती, सेम कैपिटल होती, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम होती, तो हमें दो प्रोसेस करने ही नहीं पड़ते, फिर हम एक ही प्रोसेस से काम चला लेते। लेकिन अब कैपिटल भी डिफरेंट थी तो उस पर इंटरेस्ट भी डिफरेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफरेंट थी तो उस पर प्रॉफिट शेयर भी डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ा। तो ये तुम्हारा आ गया, निकाल लो, नोट डाउन करो और आंसर निकालो। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। जो आपने ये निकाला है नीचे वो ओपनिंग कैपिटल निकाली, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी निकालिए ना। अच्छा वो आपने, और अच्छा अब ये निकालो क्या क्या वैल्यू आई, नोट डाउन भी करो और निकालो भी। ये वाला आईओसी और वाला आईओसी में क्या फर्क है? सेम है, तो इनका जब आईओसी निकलेगा टोटल करोगे तो 27,000 ही आएगा, बट यहाँ पे हम अलग अलग नहीं निकाल सकते थे। करो, मैं नेक्स्ट देखती हूँ 32।
ये 32 मोली एंड भोली वाला न्यू बुक का कौन सा है? नहीं है न्यू बुक में नहीं है, मैं देख लेती हूँ, दिखाना। हाँ जी, बताओ आंसर्स क्या आए। ये ओपनिंग कैपिटल, ये किसका आंसर बता रहा है? 1383 तो 64 कर दो ना। हाँ तो 138364 कर दो ना इसे। और फिर दूसरे वाले को बताओ। दूसरे का नहीं गलत ही रहता है। बताओ। ये आ रहा है 131637 131637 यही आ रहा है कि सबका? 2 मिनट बाकियों ने निकाला है कुछ आईओसी? कैपिटल निकाली है, यही आ रही है। मैंने 6 लिखा लेकिन लास्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम ऊपर क्या नाम लिखे हैं? मोले एंड बोली। सही है 131636। हाँ ठीक है, हाँ 6 और 7 अब इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा फिर। तो ये वही है 1383.6। ये आ गया और इसका आ गया 13164 ले लो। ठीक है, इंटरेस्ट में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 32 ओल्ड बुक का है जो न्यू में नहीं है। इसको देखो क्या हो रहा है। ये मिटा दूं, हो गया? ये वाली वैल्यूज लिख ली सारी। देखो हो क्या रहा है इसमें, हमें बोला मोली एंड भोली contribute 20,000 and 10,000 as capital. They decided to allow interest on capital 6% per annum. PSR हमारी 2:3 है और प्रॉफिट हमारा 1500 है। दो केसेस हैं। पहले केस में उन्होंने बोला देयर इज नो एग्रीमेंट, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। प्रॉफिट हो तो दे दो, नहीं हो तो मत दो। तो पहले तो हम ये देख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ कितने रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मोली का देखें तो ये आ रहा है 1200 और भोली का देखें तो ये आ रहा है 600, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1800। हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल कितना है? 1500। तो हम 1500 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते बिकॉज एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, जो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो हम जो भी हमारे एप्रोप्रिएशंस है उसकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि क्या रेशो है? 2:1। इसे हम कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं। ऑप्शंस पे कई बार इसके लिए कैपिटल रेशो लिखा हुआ आ जाता है तो वो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसके लिए कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं। मतलब जो 1500 का प्रॉफिट है वो मोली और भोली में 2:1 यानी कि 1000 और 500 में देना होगा। समझ गए? केस 2 में क्या कह रहे हैं वो केस 2 में कह रहे हैं कि देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज है, इसका मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल आईओसी तो हम देंगे 1200 प्लस 600 1800 है। हमारे पास प्रॉफिट था 1500, तो लॉस कितना हो गया? 300, जो कि मोली और भोली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशो क्या थी? नहीं 2:3। हाँ 120 180 में। ठीक है,
तो जो लॉस आएगा उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समझ लो, फिर लिख लेना। ये फर्स्ट वाले में डाउट है कि जब कोई एग्रीमेंट तो देते ही है, मतलब पार्टनरशिप डीड तो नहीं है ना एग्रीमेंट, वही तो कह रहे हो। अच्छा, तो मतलब इस ये वाला एग्रीमेंट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, मतलब एप्रोप्रिएशंस है। इस वाले केस में एप्रोप्रिएशंस है जो हमारा नॉर्मली होता ही है। हम नॉर्मल केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन से मान के चलते हैं। नहीं, लेकिन जब कोई एग्रीमेंट होती तो उसे वही मानते कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मतलब हाँ, उन्होंने कब कहा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है? उन्होंने कहा पार्टनरशिप डीड है, ये रहा पीएसआर, ये रहा आईओसी। उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए एग्रीमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देंगे उसके लिए एग्रीमेंट नहीं है कि देंगे ही देंगे, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जबकि इसमें चार्ज है, मतलब देंगे ही देंगे। चलो ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन के साथ। हाँ, न्यू का 26 है, ओल्ड का 27 है। ऑन 1 अप्रैल जे एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स टू गवर्नमेंट schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9%. During the year, firm earned a profit of 7,800. Show your calculations clearly. ठीक है, तो सबसे पहले तो आईओसी निकाल दिया जय और विजय पर। कितना कितना निकलेगा? 80,000 पर 9%, कितना हो गया? 7,200। विजय ने कितनी की थी? 50,000 पर 9%। अब देखो सेम वही वाली बात आ गई ना कि अवेलेबल प्रॉफिट्स कितना है? अब हमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और ये देखना है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ बोला है क्या। जैसे कि हम फिर से पढ़ते हैं, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। कहीं पे भी नहीं लिखा कि कंपलसरी है देना, कहीं भी नहीं लिखा ना, कुछ भी नहीं लिखा ना ऐसा, तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशंस हो गया। यानी कि इन दोनों की जो रेशो है 72:45, ठीक है ना। क्या रेशो होगी? 8:5। अब तुम देखो यही कैपिटल रेशो है 8:5, तो हम 7,800 को 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें पूरा दें, हम उन्हें सिर्फ इतना ही देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको नहीं देंगे। तो कितना हो गया ये? 4800 और विजय का 30,000। सही बता रहे हो ना? समझ में आ गया? वेकेशन सेम चीज आ गई ना? क्लियर हो गया? पक्का समझ में आने लगा अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29th। हाँ, तो इसमें एप्रोप्रिएशन में बाय P&L 7,800, टू JS कैपिटल, टू विजयस कैपिटल, तो जितना जितना उनको दे सकते थे दे दिया, बस खत्म। लिख दो, बट लिखना चाहिए नहीं, मतलब पूरा क्वेश्चन सही होगा, सॉल्यूशन तो नंबर ना भी कटे चांसेस हैं, बट कायदा गलत है, ठीक है। ऊपर वाली चीजें नहीं लिखी, सीधा भर दिया। तो बट ये तुम्हारी वैल्यूज आई कहाँ से तो बतानी पड़ेंगी। हाँ,
तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, और फिर लाइन भी लिखनी पड़ेगी, एज एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द डिविजिबल प्रॉफिट देयरफॉर प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात बतानी पड़ेगी, दैट इज 8:5। ये तुम्हें सेंटेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो 28 पहले कर लेते हैं, लाइन से ही करते हैं। 28 तुम्हारी न्यू बुक में नहीं है, और सॉरी ओल्ड बुक में नहीं है। वैसे ये सब तो वर्किंग नोट्स में लिखे हैं ना, जो पीएनएल से ऊपर। हाँ हाँ, ये वाले क्वेश्चंस ना मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ। तो जो क्वेश्चंस ये हैं इनको नोट डाउन कर लेना रजिस्टर में, क्योंकि फोटोज ना ढूंढते रहोगे ग्रुप में। जिनके पास भी ओल्ड एडिशन है वो लिख लेना। हम्म 28 देखो, 28 में क्या हो रहा है? Vinod and Mohan are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. From the following balance sheet, calculate interest on capital 6%. हमें विनोद एंड मोहन की कैपिटल दिया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया है, असेट्स दिए हैं, असेट्स को इग्नोर कर दो, पहले समझ लो और फिर लिखना। ड्यूरिंग द ईयर विनोद ड्रॉइंग्स 20,000, मोहन्स ड्रॉइंग्स 12,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 64,000। अब देखो 64,000 हमें दिया हुआ है, 64,000 में से 36 हमारा एप्रोप्रिएशन में बैलेंस है जो बैलेंस शीट में है। इसका मतलब पार्टनर्स को हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 64 माइनस 36, यानी कि कैपिटल इन द बिगनिंग निकालने के लिए ये न्यू बुक का ही है। विनोद एंड मोहन, विनोद एंड मोहन क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 160 एंड 80, फिर एड ड्राइंग्स, कितनी है ड्राइंग्स? अगर ये ड्राइंग्स हमें बैलेंस शीट में गिवन होती ना तो हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में गिवन है इसका मतलब वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुई है। ध्यान रखना कि अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो इसका मतलब वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुई है। तो कितनी है? 20 एंड 12, लेस प्रॉफिट्स कितना हो गया? 64 में से 36 माइनस कर दिया, कितना बचा? तो 28,000 को किस रेशियो में डालोगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। 16,000 और 12,000, तो ये आ गई ओपनिंग कैपिटल 164, 80, कितना है आईओसी? 6%। तो ये आ गया 88। समझे कैसे आ रहा है? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स हमें गिवन होती तो हम ड्राइंग्स को नहीं कंसिडर करते फिर, ठीक है। ध्यान रखना बैलेंस शीट में जो आइटम है इसका मतलब वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिया ना कि 36 क्योंकि बैलेंस शीट में है, तो बैलेंस शीट की आइटम्स जो भी होंगी इट शोज दैट दीज आइटम्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? वो वाला बात समझ नहीं आया कि मतलब अगर ड्राइंग बैलेंस शीट में भी अगर कोई भी आइटम चाहे ड्राइंग्स हो जैसे प्रॉफिट हो कुछ भी जो बैलेंस शीट में गिवन होगा ना इसका मतलब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो अगर पार्टनर नहीं हुआ, हाँ, तो अगर नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे फिर से एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है अच्छा। जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो।
ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 प्रॉफिट्स में से माइनस करना एप्रोप्रिएशन क्या? से एप्रोप्रिएशन हाँ। अभी बताओ 29, 30 और 31 ये किसके डाउट्स हैं? 29 क्या था 29? मतलब मैं सोच रही हूँ हमारे पास आधा घंटा है तो मैं नया टॉपिक करवा देती। देखो अब तुम्हारा 29 भी हो जाएगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने ये वाला किया, इसके सेम कॉन्सेप्ट। हाँ देखो नीचे लिखा है ना, प्रॉफिट 150 है, उसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में गया, यानी कि सिर्फ 50,000 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 30 मैम तो फिर जनरल रिजर्व का कुछ नहीं है। नहीं, बट अभी तो वही तो बोला मैंने, ये जो बैलेंस शीट में आइटम्स है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है, हाँ। अभी तो बोला। 30 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पे निकालना है, टाइम बेसिस पे निकालना है। किसका था? टाइम बेसिस पे 6 महीने का, पहले 6 महीने 15 लाख पे, फिर अगले 6 महीने 12 लाख पे। फिर ऐसे ही भ्रमित का पहले 6 महीने 9 लाख पे, अगले 6 महीने 12 लाख पे। ठीक है, ऐसे निकलेगा। 31 किसका था? ये मत किया करो यार, ट्राई नहीं किया इसलिए मत लिखवाया करो। आई एम नॉट योर की, गूगल ढूंढना है। ये तो देखो ईमानदारी तुम्हें ही रखनी पड़ेगी। मैं तो ये मान के चलूंगी ना कि हाँ तुमने ट्राई किया, तुम्हें नहीं आया इसलिए डाउट में आया। ये प्रैक्टिस सब लोग रखो, वरना फिर मेरे को स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी। जिसके डाउट्स है उन्हीं के रजिस्टर में उनसे चेक करूंगी, वो तुम्हारे लिए शायद ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं तो इमीडिएटली तुम लिखो फिर गंदा काम करो, मैं तो पहले पेज काटूंगी बाद में चेक करूंगी। तो अगली बार के डाउट्स मैं ऐसे ही लूंगी। अब अगली बार के डाउट्स जिसके होंगे मैं उसके रजिस्टर में ही चेक करूंगी कि उसने ट्राई क्या किया है, गलती कहाँ आई है, और फिर मैं चेक करूंगी। तो अभी से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है? रेवेन्यू और बेटर टर्म इनकम। रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है ही एक तरह की, बट अगर हम बोला जाए तो एक प्रॉपर टर्म इसके लिए है कि एक इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो सिंपल मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड कब अप्लाई होता है? जब अमाउंट एंड टाइम, अमाउंट एंड टाइम ऑफ विड्रॉल दोनों ही कंसिस्टेंट हो। अमाउंट भी मतलब हम निकाल रहे हैं तो हर महीने ही 500 रुपये निकाल रहे हैं, 1000 निकाल रहे हैं हर महीने, और निकाल रहे हैं तो हर महीने ही बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं। अगर क्वार्टरली भी निकाल रहे हैं तो हर क्वार्टर में सेम अमाउंट निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं या एंड में निकाल रहे हैं। हाफ ईयरली भी निकाल रहे हैं तो हर हाफ ईयरली में या तो बिगिनिंग में निकाल रहे हैं या एंड में निकाल रहे हैं, ड्यूरिंग। मतलब हमारे पास एक कंसिस्टेंसी है उसमें, अमाउंट की और टाइमिंग की, दोनों की कंसिस्टेंसी है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल मेथड। वहां पे सिंपल मेथड अप्लाई होता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जो भी टोटल ड्राइंग्स हैं इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है
इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12। अब टोटल ड्राइंग्स तो बहुत आराम से पता लग जाएंगे जितनी भी ड्राइंग्स हुई हैं। हमें कहा गया कि अगर 1000 रुपये पर मंथ हुई है तो ठीक है। बात ये आती है कि एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड निकलता है जितने भी मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉल है, फर्स्ट विथड्रॉल के बाद कितने मंथ्स बचे, फिर कितने मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉल है, यानी कि जितने टोटल विथड्रॉल्स हो रहे हैं उनमें कितने मंथ्स बचे फर्स्ट विथड्रॉल के बाद, कितने मंथ्स बचे लास्ट विथड्रॉल के बाद, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं? देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ए 800 पर मंथ बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फिर बी को लेते हैं, बी के 900 पर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ। सी लेते हैं 1000 पर मंथ, ये रुपीज ही हैं, ड्यूरिंग ईच मंथ। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारे के सारे हमारे अभी हमने जो लिया, ये सब में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो फुल ईयर का करना है। ठीक है, डी ₹3000 पर क्वार्टर बिगनिंग में, ई ₹5000 पर क्वार्टर एंड ऑफ ईच मंथ में, एफ ₹8000 पर क्वार्टर ड्यूरिंग में। इन सब में कॉमन क्या है कि यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर फुल ईयर, फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो अगर ये पर मंथ है तो ए का एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट विड्रॉल कब हो रहा है? 1 अप्रैल। फर्स्ट, इसके बाद पूरे 12 महीने बचे। लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है? अगले साल की मार्च 1 को, तो 1 महीना, तो 13/12 यानी कि 6.5 मंथ्स एवरेज पीरियड हो गया। अगर हम बी का देखें तो बी का फर्स्ट विड्रॉल कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 12 + 1/2 months left after first withdrawal, months left after last withdrawal. Upon 2, तो 12 + 1/2। 1 क्या? लास्ट विड्रॉल हमारा मार्च में हो रहा है ना, मार्च 1 को। मार्च 1 से लेके मंथ्स कितने बचे? 1 महीना बचा ना भाई। आपको ये देखना है जब भी विड्रॉ हो रहा है उसके बाद कितने मंथ बचे। फर्स्ट विड्रॉल अप्रैल 1 में हो रहा है तो उसके बाद पूरे 12 महीने बचे। लास्ट विड्रॉल मार्च 1 को हो रहा है तो उसके बाद 1 ही महीना बचा। ऐसे ही बी के केस में फर्स्ट विड्रॉल अप्रैल 30 को हो रहा है तो अप्रैल 30 के बाद 11 महीने बचे। लास्ट विड्रॉल 31 मार्च को हो रहा है तो 0 बचा। अपॉन 2 तो 11/2 यानी कि एवरेज पीरियड हो गया 5.5 मंथ्स। क्या बेटा? देखो
आपका बी का फर्स्ट विड्रॉल हुआ अप्रैल 30, तो उसके बाद बचे 11 महीने। बी का लास्ट विड्रॉल हुआ मार्च 31, उसके बाद बचे 0 मंथ, तो 11 + 0/2। फिर सी का फर्स्ट विड्रॉल हुआ ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग में क्योंकि हमें डेट नहीं दी तो हम मिडिल ले लेंगे। मिडिल का मतलब हो गया फर्स्ट विड्रॉल हुआ अप्रैल 15 को और लास्ट विड्रॉल हुआ मार्च 15 को, तो इसमें बचे 11.5, इसमें आया 0.5, 6 मंथ्स। समझे? अब क्वार्टर में देखो, अगर हम डी का कहें तो डी का फर्स्ट विड्रॉल हुआ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अप्रैल 1 में और लास्ट विड्रॉल हुआ जो लास्ट क्वार्टर है, यानी कि लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी 1 में। तो इसके बाद बचे 12 महीने, इसके बाद बचे 3 मंथ्स, तो 12 + 3/2, 15/2, 7.5 मंथ्स। ठीक है, फिर ई का देख लेते हैं। ई का फर्स्ट विड्रॉल एट द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि अप्रैल में जून, तो यानी कि जून 30, तो ये 9 मंथ। लास्ट विड्रॉल मार्च 31, 0, तो 9 + 0/2, 4.5 आ गया। ठीक है, और एफ का देखें तो एफ का क्योंकि अब ड्यूरिंग ईच क्वार्टर है तो अप्रैल, मई, जून, तो फर्स्ट विड्रॉल मई 15, तो ये हो गए 10.5 मंथ्स और लास्ट विड्रॉल फेब 15, ये हो गया 1.5, तो 10.5 + 1.5/2, 6 मंथ्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हमारे पास अगर एवरेज पीरियड आ गया तो टोटल ड्राइंग्स तो आ ही जाएंगी, इसके 800 × 12, इसके 900 × 12। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज के शॉर्टकट्स भी होते हैं, सबके शॉर्टकट्स हैं, बट शॉर्टकट्स की कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कि भाई इस शॉर्टकट के लिए ये कंडीशन होगी। तो अभी हम क्योंकि उन कंडीशंस पे नहीं जा रहे, जब आप लोगों को कमांड हो जाएगी इस पे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब हम शॉर्टकट्स पे जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि अभी शॉर्टकट्स पे मत जाना, ये मत सोचना कि अरे इसके लिए इतना आसान शॉर्टकट है। वो आसान तब है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इन एनी केस हर सिचुएशन में अप्लाई होता है, इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। बाकी जो शॉर्टकट्स हैं उनके लिए फिर कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये सारे हमारा एवरेज पीरियड निकल गया और ये आपको लर्न भी होने चाहिए, एटलीस्ट ये 6 वैल्यूज तो लर्न होने चाहिए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ, ड्यूरिंग ईच मंथ 6 मंथ, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम 6 मंथ्स ही लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर 6 मंथ्स। ये आपको पूरी तरह से लर्न भी होने चाहिए, ये एटलीस्ट ये 6 वैल्यूज तो, बाकी तो कॉम्बिनेशन में कुछ भी बन सकता है, बट ये 6 वैल्यूज तो आपको अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, इन सारे केसेस में इंटरेस्ट ड्राइंग निकालो, ये एज्यूम करके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। 12% पर एनम अगर है तो सब में इंटरेस्ट कितना होगा? यहां पे लिखते हैं। ऊपर का तो लिख लिया ना?
साइड में कितना आंसर आ रहा है बताते जाओ। निकाले कोई वैल्यू, निकालो। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर बोल अब, मैं कह रहा हूँ मैं सीधा वैल्यू से बाद में देखूंगी है जरूरत भाई। निकले क्या आंसर्स कोई? ए का कितना निकला है? सबका यही आ रहा है? और बी का? सबका यही आ रहा है? तीसरे का 720 तीसरे का 720 सी का 720 यही आ रहा है। डी का? डी का 900, ई का? और एफ का? 19। ये आंसर्स आ रहे हैं। 2 मिनट अब आप लोग ये आंसर्स लिख लो। अगर किसी के डिफर आए, आंसर डिफर करता है, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि हमारा ये आंसर डिफर कर रहा है, ठीक है। आज का होमवर्क मैं डालूंगी ग्रुप में, अभी ईगो क्लास के बीच में डाल दूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो तुम लोग कर पाओगे। इसलिए जो क्वेश्चन पुराना होमवर्क है वो तो है ही, जिसने वो नहीं किया वो तो है ही, ये एडिशनल वाला डालूंगी सिर्फ, ठीक है। चलो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।